रेफरेंस वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी गेम। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और मैं सॉल्व करा रहा था अभी जो सीपेट उड़ीसा पीजी बॉटनी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर, जहां पे 40 जो है मैंने अभी तक कवर कर लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन है आपका, सम क्रायोफिटिक एल्गी इम्पार्ट्स रेड कलर टू द स्नो इन पोलर रीजन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल पिगमेंट कॉल। क्रायोफिटिक एल्गी उन्हें कहते हैं जो स्नो में ग्रो करते हैं। पोलर रीजन्स पे आपको पता है स्नो पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक एल्गी ग्रो करता है, उनमें कुछ स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो आपका स्नो है वहाँ का वो रेड कलर का दिखाई देता है। तो इस पिगमेंट के बारे में आपसे पूछा है, फाइटोक्रोम है, हिमेटोक्रोम है, क्लोरोफिल डी है या एलोफाइकोसाइनिन है। तो अगर आपको इस एल्गी के बारे में पता हो तो वो क्लेमाइडोमोनास निवालिस है। इसके जो है हिप्नोस्पोर्स होते हैं, उसके वॉल में हिमेटोक्रोम होते हैं जिसकी वजह से वो रेड कलर का होता है और उसकी वजह से स्नो जो होता है आपका वो भी रेड कलर का दिखाई देता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्ब्यूगो अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बना दी हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है एल्ब्यूगो में एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड्स के कौन कौन से हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो आपका कोनिडिया, स्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजिया से जूस्पोर्स बनते हैं। और कोनिडिया जैसे है या स्पोरेंजिया जो है एक खास फीचर है एल्ब्यूगो का कि वहाँ पे बेसिपिटल ऑर्डर में लगे हुए होते हैं, कोनिडियोफोर पे या स्पोरेंजियोफोर पे। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन में आपका कोनिडिया है और दूसरा क्या है आपका जूस्पोर है, जो कि आपका ए वाले ऑप्शन में मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एल्ब्यूगो में ओगोनियम बनता है, एंथ्रीडियम बनता है जो कि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उनके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें डिप्लॉयड आपका ऊस्पोर बनता है और उसमें मियोसिस होके जर्मिनेशन के बाद उसका फिर जूस्पोर्स रिलीज होते हैं और जूस्पोर्स उसमें क्या बनाते हैं, एल्ब्यूगो फिर से बना देते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा था तो कोनिडिया और जूस्पोर है आपका, तो करेक्ट आपका ए होगा। ठीक, ये माइकोलॉजी से था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। पूछा है आपसे एक टर्म आपने पढ़ा होगा जिम्नोस्पर्म में, सैकस। वो जो है किस पाइनस के किस पार्ट से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है जिसको हम सैकस बोलते हैं। चार ऑप्शन है, इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ ओव्यूल, अपर मोस्ट टायर ऑफ द प्रो एम्ब्रियो, विंग्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड। तो यहाँ पे पाइनस में एक खास फीचर है कि इनका पॉलन ग्रेन तो जो होता है विंग्ड होता ही है, साथ साथ में जो इसका सीड बनता है सीड्स भी विंग्ड होते हैं और दोनों में जो विंग होते हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर के द्वारा बने हुए होते हैं। जो सैकस टर्म अप्लाइड होता है ये अप्लाइड होता है जो आपका पॉलन ग्रेन का विंग होता है उसके लिए, और ये एग्जाइन के एक्सटेंशन से सैकस बनता है। और जो सीड्स होते हैं उसमें जो विंग बनता है, क्योंकि आपको पता है ओवुलिफेरस स्केल पाए जाते हैं वहाँ पे उसके मेगास्पोरोफिल में, तो उसके अटैचमेंट से उसका सीड विंग्ड रहता है। तो सैकस टर्म एसोसिएटेड है पॉलन ग्रेन के विंग से, तो विंग्स ऑफ पॉलन ग्रेन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। व्हेन अ प्लांट कम्युनिटी बिकम्स बैरन ड्यू टू सम एक्सटर्नल थ्रस्ट द कॉन्सिक्वेंट सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन द कम्युनिटी इज कॉल्ड। कह रहा है अगर प्लांट कम्युनिटी बैरन हो जाती है किसी एक्सटर्नल थ्रस्ट की वजह से, तो जो उसके बाद उसमें सक्सेशन होगा, जो प्लांट कम्युनिटी बनेंगी वो कौन सा सक्सेशन कहलाएगा, इंड्यूस सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, रिट्रोग्रेसिव या रिवाइज सक्सेशन। अगर कोई प्लांट कम्युनिटी कहीं पे थी, वो किस एरिया किसी वजह से बैरन हो जाता है किसी एक्सटर्नल थ्रस्ट से, तो जो वहाँ पे सक्सेशन होगा वो सेकेंडरी सक्सेशन होगा। ठीक है, और सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है जब कोई प्राइमरी जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटी रही हो उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद जो फिर सक्सेशन होता है उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ये इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इन एन इकोसिस्टम इन विच द रेस्पिरेटरी डिमांड एक्सीड द ग्रॉस प्रोडक्शन द इकोसिस्टम शैल हैव। अब आपको पता है अलग अलग इकोसिस्टम है, सब में प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, कंज्यूमर्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन होता है प्लांट्स के द्वारा। ग्रॉस प्रोडक्शन से जीपीपी आपको पता होगा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, ये सब टर्म्स हैं। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में आप अगर रेस्पिरेशन निकाल दीजिए तो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आ जाता है। तो अगर किसी इकोसिस्टम की बात हो रही है जहाँ पे जो ग्रॉस प्रोडक्शन है वो कम होता है और वहाँ का रेस्पिरेटरी डिमांड ज़्यादा है, तो ऐसा इकोसिस्टम कैसा इकोसिस्टम होगा। चार स्टेटमेंट है, लोअर नेट प्रोडक्शन एक्यूमुलेटेड एज अ प्राइमरी बायोमास, हाई नेट प्रोडक्शन, अ हेटरोटॉपिक फूड वेव ऑपरेटिंग इन द सिस्टम और एडिशनल कार्बन डिमांड सेटिस्फाइड फ्रॉम द स्टैंडिंग बायोमास। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नेट प्रोडक्शन लो हो रहा हो ना तो हाई नेट प्रोडक्शन हो रहा हो। यहाँ पे एक्चुअली जब रेस्पिरेटरी डिमांड एक्सटीड हो रही है और ग्रास प्रोडक्शन कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे हेटरोट्रॉफिक फूड वेब जो है ऑपरेट हो रहा है उस सिस्टम में। ठीक, मतलब जैसे कोई प्लांट था, मान लो वहाँ पे सारा वेजिटेशन ख़त्म हो गया, कुछ ही हो, ग्रॉस प्रोडक्शन कम हो रहा हो, तो
वहाँ पे रेस्पिरेटरी डिमांड बढ़ जाएगा, जो उसको डीजनरेट कर रहे हैं डेट्रीवोस वगैरह हैं, तो रेस्पिरेटरी डिमांड उस जगह की ज़्यादा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। द निच ऑफ अ स्पीशीज इन इकोसिस्टम रिफर्स टू। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा से, निच और हैबिटेट के बीच में डिफरेंस। जब कोई भी एनिमल प्लांट जहाँ पे भी रहता है उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे फ्रॉग कहाँ पे रहता है, तो फ्रॉग किसी पॉन्ड में रहता है, तो आप बोलेंगे कि फ्रॉग का हैबिटेट वो पॉन्ड है। लेकिन निच जो होता है ये फंक्शन क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस अकरेंस पे, उस जगह पे, तो वो उसका निच कहलाता है। जैसे मान लीजिए फ्रॉग है और फ्रॉग के साथ वहाँ पे आपके फिशेस भी हैं और भी कुछ, मान लीजिए कुछ बर्ड्स भी हैं, तो उनका हैबिटेट तो सेम होगा लेकिन उनका उस इकोसिस्टम में फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक, तो वो उसका क्या कहलाएगा, निच कहलाएगा। तो निच क्या है, फंक्शन एट इट्स प्लेस ऑफ अकरेंस। डी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया वर्टिकल सेक्शन ऑफ वुड शोज अ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ अ एनुअल रिंग एट वन पॉइंट, दिस अपीयर्स ड्यू टू। आपने अगर किसी प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन काटा, कोई ट्रंक है उसका आपने टीएस काटा, तो आपको एनुअल रिंग्स वहाँ पे देखते हैं। पर यहाँ पे दिया है कि अगर आप किसी वुड का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो वहाँ पे आपको सर्कुलर अरेंजमेंट देखते हैं। बगल में मैंने पिक्चर लगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे फर्नीचर्स बनते हैं उस पर ये स्ट्रक्चर रहता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या शो करते हैं, बस वही आपसे पूछा गया है, क्योंकि ये वुड के वर्टिकल सेक्शन होते हैं। अगर किसी वुड का आप ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो जो वुड निकलेगा ज़्यादा लंबा होता नहीं है, तो जो वो बनता है आपका प्लाई वुड या जो भी है, कोई भी वुड आप देखते हैं लंबा सा रहता है, तो वर्टिकल सेक्शन की वजह से रहता है, क्योंकि प्लांट्स हाइट में ज़्यादा बढ़ते हैं, गर्थ में कम बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या है, एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है स्टेम के, फॉल्स एनुअल रिंग है अपीयरिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द स्टेम और सी डेवलपमेंट ऑफ अ लैटरल ब्रांच और मल्टीपल कैम्बियम रिंग्स बिकमिंग एक्टिव साइमल्टेनियसली। अब ये एक्चुअली क्या होते हैं, लैटरल ब्रांच जो निकलता है तो वो भी गर्थ में बड़े होंगे, तो उनका भी एनुअल रिंग होगा ना छोटा छोटा, उतने तो वो मोटे नहीं हो पाते हैं। तो ये जो होते हैं एक्चुअली ये क्या है, जो लैटरल ब्रांच रहते हैं उनका डेवलपमेंट यहीं से हुआ रहता है। ठीक है, आप अगर कोई लकड़ी वकड़ी कटे तो आप देखिएगा उसमें जहाँ से ब्रांच निकली रहेगी, अगर उसको वर्टिकल सेक्शन आप काटेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये प्लांट एनाटॉमी से आया वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। इन अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो द सस्पेंसर इज फॉर्म्ड बाय। अब एम्ब्रियोजेनेसिस आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सारे टाइप के एम्ब्रियोजेनेसिस होते हैं, कुछ फैमिली में अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए जब फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बना, जाइगोट का वर्टिकल डिवीज़न होगा तो ये कुछ फैमिली तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, हॉरिजेंटल होगा मतलब ट्रांसवर्स उसका डिवीज़न होगा, ये मोस्ट कॉमन है फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस इन द डाइकॉट्स। तो यहाँ पे अब कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एपीबेसल है हाइपोबेसल सेल है, मान लीजिए ट्रांसफर डिवीजन हुआ तो ऊपर वाला सेल को हम एपिकल सेल बोलेंगे, नीचे वाले को बेसल सेल बोलेंगे। तो कुछ स्ट्रक्चर एम्ब्रियो के एपिकल सेल बनाते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बेसल सेल बनाते हैं। तो वही आपसे पूछा गया है कि जो टिपिकल डाइकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें सस्पेंसर किससे बनता है। तो कह रहा है सेवरल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द बेसल सेल ऑफ द टू सेल्ड proembryo, several transverse section division of the basal cell of the two-celled proembryo form a suspension initial developed from the upper cell of the two-celled proembryo or form a suspension initial developed from the lower cell of the two-celled embryo। तो फर्स्ट थिंग है कि जो हमारा जाइगोट है वो उसका ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो जो बेसल सेल होता है उससे आपका क्या बनता है, सस्पेंसर बनता है। तो बेसल सेल तो ठीक है कि बेसल सेल से बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे पूछा है कि अब आप बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से बनेगा बेसल सेल से, बेसल सेल के लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के ही सारे होने के बाद सस्पेंसर बनेगा, या ट्रांसफर डिवीजन होने के बाद बेसल सेल का सस्पेंसर बनेगा। तो जो बेसल सेल होता है उसमें कई सारे ट्रांसफर्स डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से वो लंबाई में बढ़ता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो वो चौड़ाई में बढ़ेगा, लेकिन सस्पेंसर लंबाई में बढ़ता है तो वहाँ पे ट्रांसफर्स डिवीजन होता है। इसलिए ये एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन था, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। बायोएक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सैफ्रॉन। सैफ्रॉन आपको पता होगा क्रोकस सटाइवस इरिडेसी फैमिली का एक प्लांट है जिसके अंदर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड पाए जाते हैं। वो आपसे पूछा है कौन कौन से हैं। तो अगर आप बायोएक्टिव कंपाउंड देखेंगे जो सैफ्रॉन से प्राप्त होता है हमें, वो है
एपोकैरोटीनॉइड्स, मोनोटर्पिनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड्स एंड फाइटोएस्ट्रॉल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आप देखेंगे तो कैरोटीनॉइड्स है, मोनोटर्पिनॉइड्स है, फ्लेवोनॉइड्स है। कीटोन बॉडीज़ यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, ना तो क्लोरोफिल को हम बायोटिक कंस्टिट्यूएंट मानते हैं। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। एक टर्म है क्यूरिंग, वो पूछा है किससे एसोसिएटेड है, टी, कॉफ़ी, टोबैको या सैफ्रॉन से। तो अगर आप क्यूरिंग का प्रोसेस देखेंगे, क्यूरिंग जो होता है ये फूड प्रिजर्वेशन और जो फ्लेवरिंग प्रोसेस है उसके लिए होता है, और ये एक यूनिक फ्लेवर जो भी है टी, कॉफ़ी या टोबैको इनमें लाने के लिए किया जाता है। तो ये जो टर्म है एसोसिएटेड है टी, कॉफ़ी और टोबैको तीनों से। ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछा है इन्होंने। तो सैफ्रॉन को छोड़ के क्यूरिंग का प्रोसेस टी, कॉफ़ी और टोबैको तीनों के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 51 पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू वेवलोस कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स पोटैटो ओरिजिनेटेड इन। वेवलोस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि जो भी प्लांट्स हैं हमारी दुनिया में उनका अलग अलग सेंटर ऑफ ओरिजिन है और उनकी कहाँ पे डाइवर्सिटी है, मतलब वो ओरिजिनेटेड कहाँ पे हुए, बाद में वो अलग अलग जगह पे इंट्रोड्यूस किए गए। तो वैसे ही पोटैटो का पूछा है, पोटैटो कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो वेवलो जो थे इन्होंने ये सेंटर्स ऑफ ओरिजिन 8 जो मेनली थे 1924 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, जैसे चाइनीज़ सेंटर, हिमालयन सेंटर, मेडिटेरियन सेंटर, एविसियन सेंटर, सेंट्रल एशियन सेंटर, एशियन माइनर सेंटर, सेंट्रल अमेरिकन सेंटर एंड साउथ अमेरिकन सेंटर। तो जो आपका पोटैटो है, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, पपाया, टोबैको, ये सब जो है सारे प्लांट्स आपके कैसावा, रबर, ग्राउंड नट, कोकोआ, पाइन एप्पल, ये सब साउथ अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तो पोटैटो यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ पे आप लिखेंगे बी, साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम आते हैं। दिया है आपका द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी अपॉन विच ऑल द इकोसिस्टम फंक्शंस डिपेंड इज कॉल्ड एज। इकोसिस्टम के कई सारे वैल्यूज़ हैं, कंजम्पटिव वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू, प्रोडक्टिव वैल्यू, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर जो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एक वैल्यू जिस पे पूरा इकोसिस्टम का फंक्शन डिपेंड करता है वो कौन सा वैल्यू होगा, तो ये आपका प्राइमरी वैल्यू कहलाता है, ठीक। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी में प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन, क्लीन एयर, वाटर, पॉलिनेशन, सारी चीज़ें हो रही हैं, पेस्ट कंट्रोल, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इकोसिस्टम प्रोवाइड कराता है, तो इसलिए प्राइमरी वैल्यूज़ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ covariance of two variables equals the product of their standard deviation, the value of correlation coefficient will be। बायोस्टैटिस्टिक्स से आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो कोवेरियंस है दो वेरिएबल का उसको रखा जाता है, और यहाँ पे देखिए फार्मूले में लिखा है कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिटरमिन्ड बाय डिवाइडिंग द कोवेरियंस बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक। तो जो यहाँ पे कोवेरियंस है दो वेरिएबल का उसको हम डिवाइड करते हैं उनके स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और यहाँ पे पूछा अगर वो बराबर हों तो क्या होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू। व्हेन द वैल्यू ऑफ द कोवेरियंस ऑफ टू वेरिएबल्स आर इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब ऊपर जो अमाउंट जो वैल्यू लिखी रहेगी और नीचे जो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके वैल्यू सेम रहेंगे। जब सेम वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1। और जो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है ये वरी करता है -1 टू +1, तो 0 तो यहाँ पे आएगा नहीं। 0.5 कब आएगा, जब आपका नीचे का वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, ऊपर का वैल्यू कम हो। 2 यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि वहाँ तक ये रेंज नहीं करती है। -1 यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे 1 आपका, वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। इन a sample with 400 replicates and a standard deviation of 5, the value of standard error is। ये भी बायोस्टैटिस्टिक्स से है। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसको हम डिवाइड करते हैं जो भी सैंपल का साइज़ होता है उसके स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 5 दिया हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे हम जो सैंपल है उनके नंबर मतलब √400, तो इसका आएगा आपका 0.25। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। लेथायरस प्लांट है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है लेथायरस प्लांट में डोमिनेंट जीन क्या होता है, पी, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है जो इसका पेटल का कलर होता है पर्पल उसके लिए, लेकिन ये अकेले ये पर्पल कलर नहीं बनाता है, इसके साथ एक जीन आती है डोमिनेंट जीन। जब तक डोमिनेंट जीन पी डोमिनेंट जीन सी के साथ नहीं रहेगा तब तक इस प्लांट में जो फ्लावर रहेगा वो पर्पल कलर का नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ दिया गया है कि कौन से जो नीचे दिए 4 जीनोटाइप हैं ये कौन से इसमें से वाइट कलर के फ्लावर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको
अंदर की चीज़ें बता दूं, जब आप 2 पर्पल फ्लावर को क्रॉस करते हैं लेथारियस ओडोरेटस का, तो नेक्स्ट जनरेशन में आपको 9 पर्पल कलर प्लांट मिलते हैं, 7 वाइट कलर प्लांट्स मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन भी बताया कि जो डोमिनेंट जीन पी का होना यहाँ पे ज़रूरी है और डोमिनेंट जीन सी का होना ज़रूरी है। अगर पी रेसेसिव हुआ, होमोजाइगस रिसेसिव, या तो सी होमोजाइगस रिसेसिव हुआ, तो ऐसे प्लांट का जो फ्लावर का कलर होगा वो वाइट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इतने गैमीट लेते हैं मेल्स के लिए, इतने गैमीट लेते हैं फीमेल्स के लिए, क्रॉस कराएंगे, 16 यहाँ पे आपको प्रोजेनी मिलेगी। 16 प्रोजेनी में आप देखेंगे जिसमें जिसमें सी और पी कैपिटल में है, जैसे आप मेंडेलियन का डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सेम वैसे कराएंगे। तो जिसमें जिसमें सी और पी कैपिटल में होंगे वो सारे फ्लावर जो है पर्पल कलर के होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। पर जिसमें भी देखिए, इसमें कहीं पे सी कैपिटल पी कैपिटल, इसमें भी सी पी, एक ना एक तो कैपिटल है ही है, इसमें भी देखिए। पर जहाँ पे आपको एक रेसेसिव मिला, जैसे इसमें देखिए पी पूरा का पूरा रेसेसिव है, इसमें भी पी पूरा का पूरा रेसेसिव है, इन दोनों में सी पूरा रेसेसिव है, इसमें पी पूरा रेसेसिव है, इन दोनों में सी पूरा रेसेसिव है, तो ऐसे प्लांट का कलर वाइट हो जा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। इसमें पी और सी कैपिटल है, इसमें पी सी कैपिटल है, इसमें लास्ट वाले में पी सी कैपिटल है, पर सी वाले ऑप्शन में आप देखेंगे सी रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में है। तो ये वाला जो जीनोटाइप का प्लांट रहेगा, इसका फ्लावर पर्पल ना होके वाइट होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 55 तक का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं जो है पूरा आपको जो 70 क्वेश्चंस हैं वो सोल्यूशन आपको दे दूंगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।